We start today. What are the techniques of scientific management according to F.W. Taylor? कल इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था और आपको इस तरह से भी आ सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. 2003 में आया था, 23 में. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने कल ही बताया था. साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब थंब ऑफ रूल नहीं होता, रूल थंब नहीं होता. इसका मतलब होता है सिस्टमैटिकली. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है सिस्टमैटिकली मैनेज करना. फर्स्ट हमारा है स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. द मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज वर्किंग इन्वायरमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का मेथड प्रोवाइड करना. ओके, दिस हेल्प्स द वर्क्स टू परफॉर्म द जॉब ईजीली एंड इफिशियंटली. सेकेंडली, द वर्किंग कंडीशन शुड बी गुड so that the worker can give their best output. The techniques minimize the cost of production, reduce spoilage and wastage of material and makes best use of the available resources. अगर आप न्यू टेक्निक यूज़ करते हो, नई मशीन यूज़ करते हो और अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हो. जैसे अगर कोई काम कर रहा है तो गर्मी में, पसीने में, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए तो काम कर नहीं सकता. अगर उसके लिए प्रॉपर पीने के लिए पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा, हवा, तो वो अच्छी तरह से काम कर सकता है. और अगर टेक्निक्स, मशीन्स अच्छी क्वालिटी के हैं, न्यू हैं, तो इजीली काम हो जाएगा बिना रुकावट के. सेकेंड हमारा है वर्क स्टडी. बिफोर असाइनिंग द वर्क और टू द अवेलेबल वर्क फोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट. वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट of the various activities or functions. Work study is based on technique such as time study, motion study, method study and fatigue study. वर्क स्टडी में ये सारी स्टडी आती है. मतलब आप कोई भी काम सौंप रहे हो एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, अपने से नीचे वालों को, तो उनका ये चार चीज़ आपको चेक करना है. क्या चेक करना है? कितने टाइम स्टडी करना है उनके लिए मोशन स्टडी करना है, उनके लिए मेथड स्टडी करना है और फैटिक स्टडी करना है. मतलब कितने समय में ये काम हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या मेथड यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है. यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया है वर्क स्टडी का. ये चार, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी, दिख रहा है ना? गुड. आपको ऐसे चार्ट बनाना है एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन. फर्स्ट है इसका टाइम स्टडी. दिस टेक्निक हेल्प द मैनेजर टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. ये स्टडी, अगर आप टाइम स्टडी करते हो तो मैनेजर को भी पता चल जाएगा कि हमारा काम कितने समय में हो सकता है. अगर हमने खुद किसी चीज़ की एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा काम कितने टाइम में होगा? बता सकते हैं? नहीं. लेकिन अगर आप कोई चीज़ खुद एक्सपीरियंस किए हो तो आपको पता है कि ये काम कितने समय में कंप्लीट होगा. अगर समझो आपने लर्न किया है, आप 10th आपका हो चुका है, 12th है, आपको पता है कि एक चैप्टर पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है या कितना टाइम लगता है याद करने में. अब आप लोग आलसी हो, ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, तो वो थोड़ा कम पता होगा. लेकिन जो पढ़ाकू बच्चे, जैसे कि पहले आप 10th में थे, थोड़ा पढ़ते थे, तो आप लोग का फोकस था स्टडी पे. 11th में तो आपकी पूरी फोकस हिल गई, चली गई, टाटा बाय बाय. He can take the decisions about the production or completion on an activity with the help of this technique. The time study is based on the speed of average worker. अब हमें पता है कि कितने वर्कर को हम लगाएंगे तो कितने देर में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. 2 वर्कर लगाएंगे तो कितने टाइम में होगा, 10 लगाएंगे तो कितने टाइम में होगा, 50 लगाएंगे तो कितने टाइम में होगा, बिकॉज हमने टाइम स्टडी कर रखी है. नेक्स्ट हमारा है मेथड स्टडी. देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क. अब हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है काम करने का. फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छी क्वालिटी का, अच्छी तरह से काम करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका चूज़ करना पड़ता है. और इससे क्या होता है? इट हेल्प्स द रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रॉ मटेरियल एंड इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज पर प्री डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्री डिफाइनिंग मतलब पहले से फिक्स की हुई, जो हमने पहले से तय किया है ऑब्जेक्टिव्स, हमारा गोल, उद्देश्य, लक्ष्य, उसको पाने के लिए हमें कम समय में और वेस्टेज ना करते हुए सही समय में अपना काम पूरा करना ज़रूरी है.
इसीलिए सही मेथड का यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है मोशन स्टडी। दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन फॉर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। इसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि एम्प्लॉय और मशीन दोनों की कितनी मूवमेंट हो रही है और वो कितना मूवमेंट में अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। दिस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर टू एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मोशंस ऑफ डूइंग द जॉब। जो बेफालतू के टाइम पास कर रहे हैं उन लोगों को निकालना, हटाना मोशन स्टडी करने पे ये यूज़फुल रहता है। मोशन स्टडी इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। लास्ट लाइन है, मोशन स्टडी करने से हमारी इफिशियंसी बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है और हमारी उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। क्लियर। फिर लास्ट हमारा फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब जनरल लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स, पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस में, दैट मीन्स फैटिग। फैटिग मतलब होता है प्रेशर। फैटिग मतलब होता है किसी के ऊपर फोर्सफुली काम करवाना, बिना कोई ब्रेक दिए लगातार करते रहो करते रहो करते रहो, बिना कुछ खाए पिए काम करते रहो काम करते रहो काम करते रहो। तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती ना, ऐसे काम ही होता है। आपने 4 घंटा 5 घंटा काम किया, चलो आधे घंटे का ब्रेक ले लो, कुछ खा लो, हवा ले लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर 4-5 घंटा काम करो। तो इस तरह से आपका काम होता है। ऐसा नहीं कि 10-10 12-12 घंटा काम करते रहो, नहीं नहीं बाद में खाओ पियो, नहीं नहीं बाद में वॉशरूम टॉयलेट भी नहीं जाने देंगे, चलो पहले काम करो, ऐसा काम नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं फैटिग स्टडी कि कितना, कब और कितना रिलैक्स ज़रूरी है। अगर ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा मेहनत का काम है तो हर 2-3 घंटे पे 10 मिनट 15 मिनट का रिलैक्स चाहिए। अगर नॉर्मल काम है, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, तो 4-5 घंटे पे आधे घंटे का रिलैक्स आप दे सकते हो लोगों को। करेक्ट। इसलिए फैटिग स्टडी करना भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट हमारा है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। सेकेंड में तो 4 पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। मतलब ये वर्क करने से हमें समझ में आता है कि इंसान अपनी कैपेसिटी से कितना कम काम कर सकता है या ज़्यादा काम कर सकता है। सो टेलर, टेलर मतलब कौन? फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर, यही है ना नाम? चेक करो, देखो, आप लोग तो भूल जाते हो। देखो, फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर, मिला ना? गुड। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, सेलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर द मैनेजर। एम्प्लॉय सेलेक्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनेजर के लिए। करेक्ट। सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। द सेलेक्शन प्रोसीजर शुड बी परफेक्ट एंड सिस्टमैटिक। जो सेलेक्शन का प्रोसीजर है वो भी परफेक्ट होना चाहिए और सिस्टमैटिक होना चाहिए। द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्शन शुड बी साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब सिस्टमैटिक ही होता है, स्टेप बाय स्टेप। इट मीन्स द सेलेक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ सिंगल पर्सन। किसी एक इंसान को जज करके हम सेलेक्शन नहीं कर सकते, बल्कि द फिजिकल, द मेंटल, टेक्निकल, अदर क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द जॉब शुड बी क्लियरली डिफाइंड। इंसान फिजिकली कितना स्ट्रांग है, मेंटली कितना स्ट्रांग है, वो कितनी कैसे कोऑर्डिनेट करता है लोगों से, उसके अंदर क्या क्या कैपेसिटी एबिलिटीज़ हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग एम्प्लॉय को हायर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल में ए है और बी, तो हम लोग सिर्फ फंक्शनल का ये करेंगे इन दिस कॉन्सेप्ट वाला। फिर ए का पूरा पॉइंट्स और बी का पूरा पॉइंट्स, अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। 1-2 लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। इन दिस कॉन्सेप्ट द टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। टेलर की जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंटेशन से सेपरेट रहती है, अलग रहती है। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। प्लानिंग कोई और करता है और उसका काम कंप्लीट कोई और करता है। जो प्लानिंग करता है वो काम नहीं करता है। मैनेजर प्लान करते, क्या मैनेजर काम करते हैं? नहीं, वर्कर काम करते हैं, लेकिन वर्कर प्लान नहीं करते हैं। Thus, every worker will be supervised by 2 different set of supervisor. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. They are categorized as follow. पहला है at the planning level. Planning level में क्या होता है? Time and cost clerk, instruction card clerk, route clerk, discipline officer. ऐसे 4 लोग में डिफाइन होते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, प्लान वाला हो गया। अब जो इम्प्लीमेंट करेगा, काम करके देगा, उसमें स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब जांच करने वाला,
एंड गैंग बॉस जो ग्रुप लीडर रहता है। इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया गया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट वर्कर। टेलर के हिसाब से हमें काबिल और नाकाबिल लोगों में भेदभाव करना चाहिए। जो काबिल है उनकी सैलरी अलग होनी चाहिए, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो उतना काबिल नहीं है उनके लिए उतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। द इफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर वेयर एज इनइफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड लेस रेम्यूनरेशन। जो काबिल है उनको ज़्यादा पैसे दो, जो नहीं काबिल है उनको कम पैसे दो। टेलर एडवोकेट द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम 2 पीस रेट लेट डाउन, लो वेज रेट एंड हाई वेज रेट। समझ में आया ना? कम सैलरी और ज़्यादा सैलरी, जो जिस काबिल उसको वैसी सैलरी। एम आई क्लियर दिस चैप्टर? एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? गुड।